हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया था कि आज जो है हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने आपसे काफी कुछ बताया हुआ है। आप उसको प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंडिविजुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है, इसको आपको समझना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम सबसे पहली चीज देखें। एंथैल्पी की हम लोग जो है आपको बताया था हमने कि एंथैल्पी की एक्यूरेट वैल्यू, एंथैल्पी को हम लोग जो है चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंथैल्पी एक्यूरेट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमने उसका कारण भी बताया था। तो हम लोग चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे, और चेंज इन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीधे सीधे हम लोग जो है ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे डेल्टा एच एफ एंथैल्पी का डेजिग्नेशन, चेंज एफ फॉर्मेशन एच एंथैल्पी, चेंज एफ फॉर्मेशन एच एंथैल्पी ये है। और होता क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हम लोग कहते किसे, हम एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, हमारा कंडीशन क्या है, एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक, एक मोल कंपाउंड डेफिनेशन में आपने बोल दिया है इस बात को, एक मोल कंपाउंड बनना है। और किससे बनना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन दियर मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इन दियर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन दियर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। एलिमेंट्स जो भी हो उस कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लेना, ये डेफिनेशन की खास बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे रिलीज हो रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी को हम लोग कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आप उसी को वैल्यू को कह रहे हैं जो वैल्यू आपने यहां पे बताया। तो अगर आप डेफिनेशन देखिए तो डेफिनेशन में देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one mole of compound are formed from its constituent element in their most stable form। इसी को आप क्या कह रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं। तो हम डेफिनेशन लिखने चल रहे हैं, आप इसको देखिए। हमने क्या कहा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one mole of compound are formed from its constituent elements in their मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। यानी आप डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है, रिलीज्ड। और यहां यही मेन चीज है, वन मोल ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स in their most stable form, that is called enthalpy of formation, that is called enthalpy of formation। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हुई। अगर आप इसी डेफिनेशन
को लेकर के चलें। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लेंगे। हम हमेशा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लेंगे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा और इस चीज को आप समझिएगा भाई, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसी को लेकर चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। लिख लिया ही होगा आपने। तो होता क्या है, जैसे हमने कहा हमारे पास एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना है यहाँ पे। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना होगा, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होगा वो कौन होगा, कार्बन होगा सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन होगा गैस फॉर्म में। ये नेचर में इसी फॉर्म में एडजस्ट करते हैं। तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गया। कंपाउंड कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हो गए। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गए, एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी, जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होगा। और जानते हैं डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे एंथैल्पी जो होती है -393.5 किलो जूल। चूंकि 1 मोल है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, पर मोल। -393.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी इसके लिए वैल्यू आ रही है। इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मीथेन का देखें, मीथेन बनाने के लिए अगर आप देखते हैं 1 मोल ये भी है। अगर 1 मोल है तो यहाँ पर इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होगा, कार्बन है सॉलिड और प्लस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है। और यहाँ पर भी जो एंथैल्पी होगा, डेल्टा एच जो होगा, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। और वो वैल्यू क्या होगी, -74.8 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू -74.8 किलो जूल पर मोल। आप गौर से देखिए, 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। इसमें जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, उस एनर्जी को आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। इस चीज को आप पढ़ सकते हैं और इस चीज को आप देख सकते हैं। अब आगे चलिए, हम लोग लेकर चलते हैं डेफिनेशन में। एक बात आप बार बार डिस्कस हम कर रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं, 1 मोल। बार बार हम कह रहे हैं 1 मोल, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। आपको मालूम है कभी कभी आप इक्वेशन जब लिखते हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वहां पे मोलों की संख्या को चेंज कर देते हैं, वहां मोलों की संख्या को चेंज कर देते हैं। तो जब मोल चेंज कर देंगे, जैसे 2 मोल हो जाएगा, 3 मोल कर देंगे, तो ऑटोमेटिक है जो एंथैल्पी होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर मोल यहाँ 2 मोल बनेंगे तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आइए इसी को देखते हैं और इसी को हम लोग क्या दिखाएंगे, जैसे हमने कहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अगर दिखाना चाहते हैं तो आपको मालूम है अमोनिया का फॉर्मेशन होना है, अमोनिया का फॉर्मेशन होना है। N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसी रूप में एलिमेंट में पाए जाते हैं। और अमोनिया गैस, अमोनिया गैस है, ठीक। अब अगर इसको बैलेंस करिए तो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है वो है डेल्टा एच इक्वल टू -92.1 किलो जूल या 2 किलो जूल, 2 किलो जूल। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है -92.2 किलो जूल। अब हम इसे पर मोल नहीं बोल रहे हैं, इसे पर मोल नहीं बोल रहे हैं,
क्यों? क्योंकि यहां 2 मोल बना है, तो इस एंथैल्पी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। यानी ये जो एंथैल्पी है इसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि डेफिनेशन में आपने 1 मोल कहा है। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाए, इस रिएक्शन का एंथैल्पी हो जाए। ये क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आर लगा दिया। एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन हो गया। एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये नहीं है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये नहीं है। तो अगर हमें इसी इक्वेशन को से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना हो तो पहले तो हमें इसे 2 से 1 मोल करना पड़ेगा। तो अगर हम इसी को यहां पे फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हमें NH3 लेना पड़ेगा, NH3 गैस लेना पड़ेगा। NH3 गैस लेना पड़ेगा तो नाइट्रोजन जो है वो 1/2 N2 गैस हो जाएगा, N2 गैस हो जाएगा। हाइड्रोजन भी हो जाएगा, 3/2 H2 गैस हो जाएगा। और एंथैल्पी जो फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो -92.2/2 हो जाएगा। यानी वैल्यू जो आएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वो आ जाएगी 46.1 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी जो है वो आ जा रही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अमोनिया। और ये जो वैल्यू दी गई है ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी गई, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी गई। और हमें निकालना क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो ये सीधा सीधा हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। अगर हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे देखें, ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं, अगर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। अगर हम इसी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहना चाहें तो वही जो प्रोसेस है आपका, देखिए इसी को अगर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहें तो यहां पे ये हो जाएगा स्टैंडर्ड, नाट लगा दिया, H के ऊपर नाट लगा दिया, तो ये वैल्यू जो होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक। और जो एंथैल्पी चेंज होती है वो डिपेंड करती है प्रेशर, टेम्परेचर, इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। यानी अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले लें, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में है, प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर जो है नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस है, 298 केल्विन। यानी अगर हम टेम्परेचर 298 केल्विन ले लें, प्रेशर 1 बार ले लें, तो ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। हम लोग नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस इसलिए लेते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर यही इसी के लगभग होता है। और 1 बार या 1 atm इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रेशर जो हम लोगों का होता है, सारे केमिकल रिएक्शन जो भी परफॉर्म करते हैं वो नॉर्मली इसी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में करते हैं, तो इसीलिए इसे स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। तो जो भी एंथैल्पी होगा उसे हम नाट कहेंगे। ये देखिए, इसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहें चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेंगे, सबको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। यही रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हो जाएगी। अगर यही कंडीशन 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे हो रहा है तो जो हमारा एंथैल्पी आएगा उस एंथैल्पी को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। यानी हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं द एंथैल्पी चेंज, या एंथैल्पी चेंज क्या कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही चीज है बस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ compound are formed from its constituent element, from its constituent element। ठीक।
all the substance being in their standard state, is called standard enthalpy of फॉर्मेशन। यानी अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपसे बोल रहा है तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि वो जो है 298 केल्विन टेम्परेचर पे बात हो रही है, उसमें आपको कुछ करना नहीं। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाफ O2 गैस है और ये मिलके बना दे रहा है H2O, ठीक, H2O लिक्विड। अब यहां पे जो है, जो आपका 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग लेंगे, अब नॉट लगा दिया, इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, नॉट इंडिकेट कर रहा है, -285.8 किलो जूल पर मोल। ये आप अपने आप जो है, ये स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब हो गया कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉलो कर रहा है। जैसे आपने C2H5OH कहा, ये लिक्विड है, 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मालूम है ना कौन कौन होता है? इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन है गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन है वो भी गैस फॉर्म में। हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए? 1, तो ये हाफ हो जाएगा। हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6, 3H2 हो जाएगा। हमें कार्बन कितना चाहिए? 2, तो ये हो 1 मोल बन रहा है। इधर चाहे जितना लीजिए कोई दिक्कत नहीं, उधर 1 मोल बनना चाहिए। और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है डेल्टा HF नॉट होता है -277.7 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी फिक्स होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। आप लिखते हुए चलिए, थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स दीजिए। डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आप बार बार देखिए, बार बार समझिए और उसकी मीनिंग्स को समझने का प्रयास करिए। बस ये ध्यान रखिएगा, सब्सटेंस देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। अगर हम इसी को देखें और चीजों को समझने का प्रयास करें, तो आपको एक चीज यहां पे हम लेकर चल रहे हैं। हमने यहां पे एक कंडीशन लिया, थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये अलग चीज है। जैसे हम लोग यहाँ पे आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब ये बनने चल रहा है तो यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, ये बन गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारा जो एंथैल्पी है क्या वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? हमारा जो एंथैल्पी है क्या वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? अगर आप बता सकते हैं तो आप बताइए, नहीं बता सकते। हमारा जो 1 मोल बन भी रहा है और हम 1 मोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो एंथैल्पी चेंज है यानी डेल्टा H की वैल्यू जानते कितना होता है? -170। यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू आती है -178.3 किलो जूल, और ये पर मोल है भाई, ये पर मोल है, यहाँ पर मोल आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 ही मोल तो बन रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है क्या डेल्टा H ये नॉट है, क्या डेल्टा H नॉट जो है डेल्टा HF के बराबर होगा? हमने कहा नहीं होगा, हमने कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां 1 मोल ये कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, लेकिन ये फॉर्म किससे हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है कंपाउंड से कंपाउंड। ये भी तो कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है ना, CaO कंपाउंड है, तो कंपाउंड से कंपाउंड बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो बन रहा है कंपाउंड से कंपाउंड बन रहा है।
हमें चाहिए क्या, एलिमेंट चाहिए था ना, एलिमेंट चाहिए था। यहां कंपाउंड से कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये जो एनर्जी होगी वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। जो इसमें वैल्यू दी गई है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा भाई आप इस चीज को। ठीक है, यहां एलिमेंट से ना पढ़ के कंपाउंड से कंपाउंड बन रहा है, इसलिए ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर यहां पे ये तो बता ही दिया आपको, 2 मोल वाला बता ही दिया था। अब आइए देखते हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये एक तो जानना जरूरी आपको है भी, इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी एलिमेंट का उसके स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा हम एज्यूम 0 करते हैं। द स्टैंडर्ड, इसको ध्यान रखिएगा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of an element in their standard state, is assumed to be zero. The standard enthalpy of formation of an element in their standard state is assumed to be 0. ठीक है भाई, जैसे कोई भी एलिमेंट है अगर अपने मतलब स्टेबल स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम बना नहीं सकते। अब ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन स्टेबल स्टेट हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल स्टेट हो गया, नाइट्रोजन स्टेबल स्टेट हो गया। ये सब जो है आपके क्या है, ये सब नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब नेचर में पाए जाते हैं। ठीक, ये गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप इसको इसके एलिमेंट से बनाएंगे। ठीक, ऐसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं 2 आयोडीन मिला दीजिए तो I2 बन जाएगा, ये नॉर्मल चीज नहीं है। ठीक है, जैसे एलोट्रॉप्स देख लीजिए कुछ, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है ग्रेफाइट, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है ग्रेफाइट, और सल्फर का जो है स्टैंडर्ड स्टेट होता है S8 रोम्बिक, इसी फॉर्म में पाया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब, जो एलिमेंट जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड होगा वो हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। यानी O2 है, H2 है, N2 है, Br2 है, I2 है, कार्बन ग्रेफाइट है, सल्फर रोम्बिक है, एटसेट्रा। इन सभी के जो है, इन सभी को आप बना नहीं सकते, इन सभी को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते एलिमेंट्स के द्वारा। ये खुद ही एलिमेंटल फॉर्म है। ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म नाइट्रोजन है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, 0 कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात को कंसीडर करिएगा भाई, कि हम लोग जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज एज्यूम टू बी 0। और वो इसका कॉमन एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे चल रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा, हटा रहे हैं इसको। ओके, अब कैलकुलेशन, हम लोग कैलकुलेशन पढ़ने चल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए आप
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन नहीं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई। रिएक्शन फ्रॉम डेल्टा एच एफ नॉट, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की सहायता से आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें। क्या काम है? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक, फॉर ए रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी जानते हैं, एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी चेंज को हम लोग लिखते अगर हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। फाइनल में हमेशा प्रोडक्ट बनेगा और इनिशियल हमेशा क्या रहेगा? रिएक्टेंट रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसे ले लीजिए, रिएक्टेंट का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसे ले लीजिए, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो हम लोग जो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो है अनुभव हुआ क्या? तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, सम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया। अगर आप इसी को देखना चाहते हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा सम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, सम द एंथैल्पी चेंज भाई ले रहे हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक, जो कोफिशिएंट रहेगा उसे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जाएगा, न्यूमेरिकल भी लगाया जाएगा। पहले आप एंथैल्पी चेंज के बारे में समझ तो लीजिए। जब एंथैल्पी चेंज के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा तो ये सारी चीजें आप इसको सही सही कैलकुलेट कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन को लेकर के समझने का प्रयास करें, आइए देख ले, दिखा रहे हैं इसको भाई। अगर हम किसी रिएक्शन को लेकर के समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है निकालते हैं। हमने बताया जैसे एंथैल्पी चेंज बताया है आपको निकालने के लिए, वही चीज जो कोफिशिएंट रहेगा उससे एंथैल्पी जो होगी, जो भी सब्सटेंस होगा उसके एंथैल्पी को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ध्यान रखिए। हाँ, अगर कोई स्टैंडर्ड स्टेट में पाया जाता है एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन यूज हो रहा है चाहे रिएक्टेंट साइड चाहे प्रोडक्ट साइड में, तो ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0 होगा। तो जो स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट पाए जाते हैं उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कर देंगे, उसको निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा आप। और आप उसको कर भी सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज और ध्यान रखिए, अगर हम यहाँ पे गौर करें, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक, आपने क्या कहा, इसको नोट में समझिएगा। नोट में आपने अभी कहा कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द एंथैल्पी ऑफ, आपने यही बोला अभी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन देयर मोस्ट stable form are assumed to be 0।
ये जीरो। एलिमेंट इज देयर मोस्ट स्टेबल आर एज्यूम टू बी जीरो। अगर ये जीरो हो रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन say that, on the basis of this we can see that, and we can say that the enthalpy of formation, ध्यान दीजिएगा अभी आपको दिखाते हैं, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी है एलिमेंट्स का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, of a compound is the, कर लीजिए, is a नहीं, is the enthalpy of the compound, enthalpy of formation of compound is the enthalpy of compound, यानी जो कंपाउंड का एंथैल्पी होगी वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। कैसे देखिए, जैसे आपने कहा एलिमेंट से क्या बन रहा है, आपने यही तो कहा एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है ना, एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है, एलिमेंट से कंपाउंड, तो ये आपका कंपाउंड बन रहा है। तो अगर आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है तो एंथैल्पी जो ले भाई, एंथैल्पी आप रिएक्शन ले लीजिए, स्टैंडर्ड स्टेट, सम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, पहले कंपाउंड का लेंगे, माइनस सम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट ले रहे हैं। एलिमेंट का तो जीरो होता है, एलिमेंट का आपने क्या कहा, एलिमेंट का इसका तो जीरो होगा, एलिमेंट का तो हमेशा जीरो होगा भाई। तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, यानी एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अरे भाई, इस कंपाउंड को बनाने में एलिमेंट यूज हुआ, कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर 1 मोल है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, वही एंथैल्पी चेंज भी हो गया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हो गया, और वही एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड है। कुल सब चीज आप कह सकते हैं, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होगा, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। तो ये आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, इस तरह से इसको बता सकते हैं, इस चीज को आप देख करके, इस चीज को आप समझ करके बता सकते हैं भाई, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज को समझ सकते हैं। देख लीजिए, खटाक से देख लीजिए, होशियार तो तुम लोग बहुत हो भाई, सारी चीजों को समझ लेते हो, सारी चीजों को महसूस कर लेते हो। हमारे ख्याल से लिख लिया होगा। लिखने के बाद जो है, अगर इसी चीज को हम लोग देखें और इससे रिलेटेड चीजों को समझें, तो समझने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया गया है, क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये दिया गया है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, और इसमें दिया गया है इज माइनस 92.2 किलो जूल
तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन पूछ रहा है भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। आप अमोनिया NH3 का फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आपको जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू 2 मोल का दिया गया है, यानी डेल्टा HF निकालना है नॉट, और ये दिया गया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया गया है, और वो दिया गया है कितने मोल का दिया गया है, 2 मोल का दिया गया है, यानी दो मोल का दिया, 2 हो गया बराबर ये, तो 2 बराबर आपका दिया गया है, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसका दिया -92.2 किलो जूल, तो 1 मोल के लिए हो जाएगा ये वैल्यू जो है -92.2/2 बराबर 46.1 किलो जूल पर मोल। अब इसको बोलेंगे, ये आएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया गया वो 2 मोल के लिए दिया गया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2 मोल के दिया गया, हमें पर मोल निकालना है ना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इसको लगाइएगा और आ जाएगा तो बेस्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन, द एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन, ठीक, और दिया गया 4NH3 गैस प्लस 3O2 गैस और गिव्स 2N2 गैस और प्लस 6H2O लिक्विड, यहां पे दिया गया है एट 298 केल्विन, ये दिया गया है, गिवन दैट, यहां पे गिवन दैट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, किसका दिया गया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का दिया गया है, अमोनिया गैस का दिया है -46, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O का दिया है -286 किलो जूल पर मोल, ये भी दिया है किलो जूल पर मोल दिया है, ठीक। और आपको इसमें निकालना क्या है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H0 निकालना है, ये ट्राई योर सेल्फ, ट्राई करके आप इसको बताइए, और इसको बताने के बाद आगे की क्लास, इसी के आगे नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन इस चीज को आप पूरा कर डालें, इसको जो है आप इत्मीनान से देख करके, ट्राई करके और सॉल्व करिए, बाकी की बातें जो है हम लोग कल इसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, वेलकम। आप जाएं और सुरक्षित जाएं और आराम से जाकर के नाश्ता पानी करें, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, आपको परेशानी का अनुभव हो रहा होगा। थैंक यू।